स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रीड़ा क्षेत्र में। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो दोस्तों जो हमारा यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2021 में जो अभी हमारा प्रीवियस में पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको जैसे कि पता है 125 क्वेश्चन आते हैं, बट 125 में हम लोग ओनली फॉर 60 में 60 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 60 अगले क्वेश्चन जो वीडियो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्कोर चेक कर लेना, कितना स्कोर गेन कर रहे हो, क्योंकि इनको वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा है, कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है। मीन्स आपको बताना है पाचन की जो प्रोसेस है ना, डाइजेशन की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। आपके पैनक्रियास से, मीन्स अग्नाशय से, या फिर ग्रास नली से, या फिर लाल ग्रंथि से, या फिर अमाशय से। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा भोजन का पाचन है जो कहाँ से प्रारंभ होता है, हमारे स्लैवरी ग्लैंड में लाल ग्रंथि जो होती है ना, यहाँ से हमारे मुख से लाल ग्रंथियों के द्वारा हमारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है मांसपेशी स्थित होती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमम जो मसल है वो कहाँ पे होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, आपकी ऊपरी पीठ में, या फिर निचले पैर में, या फिर आपके कूल्हे में, या फिर हृदय में। मीन्स अपर बैक, लोअर बैक, हिप या हार्ट में ग्लूटियस मैक्सिमम कहाँ होती है। तो आई होप आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर कहाँ होती है। जो ग्लूटियस मैक्सिमम होती है वो हमारे हिप में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में पूछा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे वसा पूछा गया है, तो कभी कभी जल भी पूछ लेता तो याद होना चाहिए। तो देखो, जल में घुलनशील होने वाले विटामिन जो है हमारे बी, सी और एच होता है। तो यहाँ पे आपको काट देना है कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो यहाँ पे जो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन सा नहीं है, विटामिन बी होता है, क्योंकि बी जो होता है वो किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। और वसा में हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे हमारे वसा में होते हैं। और जो वाटर में होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, बी, सी, एच होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में हुआ है। मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी मीन्स आईओसी है, तो आईओसी का जो गठन हुआ है 1894 में हुआ है। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट अभी तक पूछी गई है उन्हीं डेट को लेके आएंगे, जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। सीक्वेंस वाइज लिखा होगा, आप उसको याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे डेट के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है। मीन्स फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी इन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप नेट का भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा गया कि हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता क्या है। तो शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता दोस्तों हमारी क्या होती है। ऑप्शन ए है दैनिक कार्य करना, ऑप्शन बी है हमारा मूलभूत कौशल नापना, ऑप्शन सी है समूह का वर्गीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दैनिक कार्य करना, कैरी आउट डेली टास्क। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डेली के जो काम करते हैं उससे हम लोग अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसका क्या करते हैं, उसकी योग्यता एबिलिटी के बारे में पता चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिलर वॉल वॉली टेस्ट की इज रिलेटेड विद। तो जो मिलर वॉल वॉली टेस्ट है वो किससे संबंधित है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वॉली देख के वॉल वॉली करके वॉलीबॉल पे लगा के चले आते, बट ये जो मिलर वॉल वॉली टेस्ट है ये हमारे किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा
9 है। हाँ, ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है, जो ऑसिपिटल बोन है वो कहाँ पर होती है, तो आप सभी जानते हैं ऑसिपिटल जो बोन होती है वो हमारे स्कल में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने में, जिसको स्केल बोलते हैं, स्केल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको बताना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो स्केल है, टी स्केल, जेड स्केल, हल स्केल, ये सारे जो होते हैं स्केल में आते हैं हमारे। तो आपको बताना है कि जो हमारा माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए हैं, किसके, डिस्टेंस के आधार पर। मिस कर सकते हो, विच स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन। तो डिस्टेंस ऑफ स्कोर कौन सा है मीन का, तो यहाँ पे कौन सा स्केल होगा दोस्तों, जेड स्केल होता है। याद रख लेना, जेड स्केल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों, शक्ति बढ़ाने के प्रशिक्षण विधि कहलाती है, तो इस क्या कहलाती है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग पावर इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या कहते हैं शक्ति बढ़ाने वाली प्रशिक्षण विधि को, बैलिस्टिक विधि, पॉलियोमेट्रिक मेथड, या रेपिटेशन विधि, या फार्टलेग विधि। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो फार्टलेग होता है वो हमारे एंडोरेंस के लिए होता है, कट कर दीजिए। बैलिस्टिक जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। रेपिटेशन जो होता है रिपीट करके मीन्स हम बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे किसके लिए, शक्ति के लिए होता है, ये हमारा पॉलियोमेट्रिक होता है। ठीक है, पॉलियोमेट्रिक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए पॉलियोमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 12 पूछा गया, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, मिस हार्ट मसल इज कॉल्ड। तो जो आप सभी जानते हो कि हार्ट मसल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिथीलियम। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कार्डियम देख के आप कुछ भी लगा दोगे कि कार्डियम है तो मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, बट यहाँ पे हमारी क्या मांसपेशी के बारे में कहा गया है। तो मांसपेशी मीन्स क्या होता है, मायोलॉजी। ठीक है, मायो मीन्स क्या होता है, मांसपेशी होता है। मायोलॉजी में अध्ययन करते तो लगाना कि हृदय मांसपेशी पूछा गया है, तो मायो क्या हुआ, मांसपेशी हो गया, हृदय क्या हुआ, कार्डियम हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, मायोकार्डियम हो जाता है राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, जैसा कि आपको पता है मायोकार्डियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो जो हमारी जो कंट्रोल सेंटर ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कहाँ पर स्थित होता है, आपके हाइपोथैलेमस में, आपके ब्रेन स्टेम में, या फिर सेंट्रल कॉर्टेक्स में, या फिर मेडुला ऑब्लांगटा में। तो दोस्तों हमारा याद रखना, जो हमारा क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है वो मेडुला ऑब्लांगटा के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है, मेडुला ऑब्लांगटा के पास क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया, जो श्वसन की प्रक्रिया प्रोसेस है उसका नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगटा करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पूछा गया है 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहाँ पे 1943 नहीं दिया होता, सिर्फ पूछता कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया है, तो किसने दिया है, ब्राहुआ ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लेता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस सन में दिया गया, तो याद रखना 1943 में, 1943 में ब्राहुआ ने क्या दिया है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किया है 1943 में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ओलंपिक में टॉर्च अनुसंधान को प्रारंभ किया गया, मिस इन विच ओलंपिक टॉर्च सेरेमनी वॉज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, इंट्रोड्यूस पूछा गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया है, बट आयोग ने यहाँ पे राइट आंसर जो है बर्लिन 1936 माना हुआ है, बट देखिए इंट्रोड्यूस हमारा 1928 एम्स्टर्डम में किया गया था। इंट्रोड्यूस की जो बात की गई है तो 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो राइट आंसर हालांकि एम्स्टर्डम 1928 होना चाहिए, बट यहाँ पे राइट आंसर 1936 बर्लिन माना गया है। बर्लिन में तो टॉर्च जलाई गई थी, फ्लेम अपन लोग रिले स्टार्ट किए थे टॉर्च लेके, बट अगर इंट्रोड्यूस की बात करें तो एम्स्टर्डम 1928 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठा को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है प्रशिक्षण की वस्तुनिष्ठा को, जैसे कि पता होगा विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको कौन इफेक्ट नहीं करता है पूछा गया। ठीक है, नहीं, ध्यान से देखना क्योंकि नहीं मिस हो जाता, नहीं करता है। अब ऑप्शन आप देख सकते हो, निर्णयन कसौटी, निष्पादित करने वाले का क्रम, परीक्षण की अवधि, या मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, मीन्स जजमेंट क्राइटेरिया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर, लेंथ ऑफ टेस्ट, या सुपरविजन ऑफ मेजरिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा होता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर, मीन्स निष्पादित करने वालों का क्रम यहाँ पे क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है किसको, ऑब्जेक्टिविटी को। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीकी संबंधित है। तो अब ये नाम देख के बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि अगर शॉर्टकट नेम आता तो सभी कर देते। जैसे शॉर्टकट नेम क्या हो गया इसका, पीएनएफ। पीएनएफ सभी ने पढ़ा होगा पीएनएफ के बारे में। तो इसका शॉर्टकट जो होता है पीएनएफ होता है, ठीक है। तो पीएनएफ क्या मेजर करता है दोस्तों, पीएनएफ जो होता है वो हमारा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को करता है। किसको करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। याद रखना पीएनएफ जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। इसका फुल नेम याद कर लेना, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो पीएनएफ क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। कभी कभी ऐसे पूरा नाम लिख के दे देगा और कभी कभी सिर्फ पीएनएफ लिख के दे देगा, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है। तो पैनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है आप सभी जानते होंगे, इंसुलिन। इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो हमारी कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। ओके, क्वेश्चन हमारा 19 है। 19 में पूछा गया दोस्तों, भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया है। तो कब पास किया दोस्तों बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, डेट दिया हुआ है, ठीक है। 25/1/1984, 25/2/1984, 25/3/1984, 25/4/1984। तो यहाँ पे जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार ने जो खेल विभाग में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव दिया था, मैं इस प्रस्ताव को जब सर्वसम्मति दी थी वो हमारा था 25/1/1984, राइट आंसर हो जाता है 25 जनवरी 1984 को दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाता है, तो जिसको कि हम लोग SR थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसको किसने दिया था आप सभी जानते हो कि वी सिलर एंड H स्पेंसर ने, मीन्स सिलर और स्पेंसर बोल सकते हो, या इसी थ्योरी को हम लोग SR थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है 3000 मीटर स्टेपल चेज में कितनी पानी की बाधाएं पार करनी पड़ती है। तो देखो 28 हमारी बाधाएं होती हैं और 7 जो होती है वो जल कुदाने होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, पहला है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। ऑप्शन बी है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार करना चाहिए। ऑप्शन सी है जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना चाहिए। ऑप्शन डी है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी होता है। मीन्स जो भी आपके पास सुविधा हो उस सुविधा का यूज करके सामने वाले की सबसे पहले जान को बचाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि सीखी जाने वाली कई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो उस सीखने के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट में डिस्कशन किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने शून्य स्थानांतरण, मीन्स कह सकते हो जीरो ट्रांसफ़र और निगेटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ये सब के बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है कि हमने कोई चीज़ सीखी हुई है, किसी चीज़ में हमको महारत हासिल है, बट वो चीज़ क्या होती है, हमें कोई जो सीखने वाली चीज़ है, पहले से सीखी हुई जो चीज़ है वो सीखी गई निपुणता से भिन्न है। मतलब अभी जो हम लोग कोई चीज़, हम किसी चीज़ में जो है परफेक्ट है, बट हमको कुछ और सीखना है, तो वो हमारी जो सीखी चीज हुई जो स्किल है जो दूसरी स्किल में काम नहीं आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, जीरो स्थानांतरण कहेंगे। मीन्स यदि सीखे जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है, मीन्स अलग है, हेल्प नहीं कर रही, तो इस सीखने के स्थानांतरण को हम लोग शून्य स्थानांतरण कहते हैं। पॉजिटिव में हो जाएगा, जैसे कि हमने कोई चीज़ सीखी हुई है और वो चीज़ हमें दूसरी स्किल सीखने में हेल्प कर रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक, मीन्स पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय गति को परिभाषित किया गया है। तो कैसे किया गया है, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। तो हार्ट रेट को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए है 1 मिनट में दिल से रक्त पंप की मात्रा, दूसरा है
प्रति मिनट सिस्टोलिक संकुचन की संख्या, ऑप्शन सी है प्रति मिनट डायस्टोलिक संकुचन की संख्या, ऑप्शन डी है प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग हार्ट को जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन पर मिनट, ठीक है, प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या ऐसे क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन 24 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट 25। ग्लैंड आर फाउंड इन, मीन्स जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं, नेक में, क्रेनियल कैविटी में, स्किन में, पेल्विक कैविटी में। दोस्तों आप सभी को पता हो जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है वो हमारी कहाँ होती है, स्किन में होती हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होता है राइट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा किंसोलॉजी का मूल अर्थ है। तो किंसोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? अब देखिए क्वेश्चन इतने आसान से है ना, बट यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब किंसोलॉजी का मूल अर्थ क्या होता है बताना है। किंसोलॉजी गति विज्ञान है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन बी है किंसोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है, किंसोलॉजी जीवित प्राणियों का गति विज्ञान है, या फिर ऑप्शन डी है किंसोलॉजी खेलों में भागीदारी के दौरान मनुष्य का गति विज्ञान है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन ए किया है कि किंसोलॉजी को गति विज्ञान कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, बट यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करना है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा, ऑप्शन डी होता है, मीन्स किंसोलॉजी खेलों में भागीदारी के दौरान मनुष्यों की गति का विज्ञान है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन बी हमारा किस में नहीं पाया जाता है, आप देख सकते हो टमाटर में हमारा विटामिन सी मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है कि हमारा 28 पूछा कि संतुलन निर्भर करता है, मीन्स जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है हमारा जो संतुलन होता है, वस्तु के चौड़े आधार पर, वस्तु की अधिक ऊंचाई पर, वस्तु के हल्केपन पर, वस्तु के तंग आधार पर। तो सभी जानते हैं जो संतुलन होता है वो हमारा क्या होता है, वाइडर बेस पर होता है, ठीक है, वस्तु के चौड़े आधार पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है, वस्तु के चौड़े आधार पर हमारा संतुलन निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा है, बाह्य मीन्स बाहरी, विल तो बाह्य उत्प्रेरणा क्या कहलाती है आपका, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, ठीक है, सॉरी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है, तो रिवार्ड या फिर हमारा पनिशमेंट या फिर हमारा प्रेज यानी प्रशंसा या फिर डिज़ायर। तो देखो पुरस्कार क्या हो गया, ये तो बाह्य उत्प्रेरणा हुई, ठीक है, बाहरी है, हम लोग पुरस्कार देके उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। पनिशमेंट भी बाहरी होगी, जो दिखता है, बाहरी मीन्स जो दिख रहा है, ठीक है, प्रशंसा भी दिख रही है, बट हमारी जो डिजायर इच्छा है वो तो मन के अंदर रहती ना, ये तो दिखती नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी जो होती है बाह्य प्रेरणा नहीं होती, आंतरिक प्रेरणा होती है, बाकी सारी हमारी बाह्य प्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया दोस्तों, फ्रेंच नेस्गाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था। तो फ्रेंच नेस्गाल ने जो शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ है वो हमारे कहाँ पे, डेनमार्क में कराया था। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 31 में पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया है कि सिगमंड फ्रायड किसके जनक माने जाते हैं, तो आपको पता होगा कि सिगमंड फ्रायड जो होते हैं मनोविश्लेषण के सिद्धांत का क्या करते हैं, जनक माने जाते हैं। मीन्स कह सकते हो साइको एनालिटिक थ्योरी जो होती है सिगमंड फ्रायड ने दी है, थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक मीन्स मनोविश्लेषण के सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक काल की अवधि थी। तो वैदिक काल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है आपको बताना है। तो 2500 से 600 BC मानी जाती है। इसी तरीके से आप देख लेना कि महाकाव्य काल कब होता है, राजपूत काल का समय कब माना जाता है, नालंदा काल का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। तो किससे संबंध है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन का? तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए है मापन एवं मूल्यांकन परीक्षण का हिस्सा है, ऑप्शन बी है मूल्यांकन एवं परीक्षण मापन का हिस्सा है, ऑप्शन सी है परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, ऑप्शन डी है मूल्यांकन परीक्षण एवं मापन दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। मीन्स टेस्ट एंड मेजरमेंट आर पार्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। क्या ऑप्शन सी जो होता है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पूछा गया है 34 में, निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? तो जो टाइम टेबल होता है हमारा उस पर क्या इफेक्ट डालते हैं, कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो क्या है आप बता सकते हो, विद्यार्थियों की संख्या,
उपलब्ध उपकरण, मौसम के अनुसार या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारे जो टाइम टेबल होता है उसमें इफेक्ट डालती हैं। ऑल द अबव यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 में पूछा गया है कि हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड। तो पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी, हमारे श्वसन तंत्र को कौन कंट्रोल करता है, बात किया था हम लोगों ने कि श्वसन तंत्र को कौन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पूछा गया है कि हार्ट एंड लंग्स को कौन कंट्रोल करता है। तो श्वसन तंत्र को भी हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता था, और हमारे जो हार्ट और फेफड़े को जो नियंत्रित करता है वो भी हमारा कौन है, हार्ट और फेफड़े को नियंत्रित करने वाला हमारा जो होता है वो भी हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है। मीन्स जो हम लोगों ने मसाज पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने मसाज के बारे में वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ मसाज से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है मसाज आपके कितने प्रकार के होते हैं, कब शुरुआत हुई, कैसे क्या, पूरा डिटेल से बताया हुआ है, आप देख सकते हो। तो निम्नलिखित में से मालिश का जो भाग नहीं है कौन सा नहीं है, स्लैपिंग, हैकिंग, कैपिंग, टैपिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों हमारा कैपिंग जो होता है ना, ये मसाज का पार्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है, मीन्स विच टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। तो आप सभी जानते हो जो हमारा एपिथेलियल ऊतक होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो होता है राइट हो जाता है, एपिथेलियल ऊतक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 39 में पूछा गया, ठीक है, जो हमारी थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग की है उसे किसने प्रतिपादित किया है, मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अधिगम का सिद्धांत है या फिर बोल सकते हो अधिगम के अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो हमारे किसने दिया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है, कोहलर ने दिया है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पूछा गया है कि एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। तो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ ये सेल्डन ने दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन किया है पर्सनालिटी का सेल्डन ने किया है। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है एंडोमॉर्फ जो होता है कौन सी विशेषता उनके अंतर्गत अंदर रहती है। ठीक है, ऐसे ही मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ की जो विशेषताएं हैं वो भी पूछा जा सकता है, वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप बनाओ और उनके जो होते हैं आंसर ढूंढो, आंसर सॉल्व करो, तो बहुत सारा पेपर आपको खुद ही जो होता है सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका पूरा जो पोर्शन है ना वो यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एंडोमॉर्फ की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। जो एंडोमॉर्फ होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, विरोध न करने एवं एक ही लीक पर चलने वाले होते हैं। ठीक है, सब में ऐसी टाइप के होते हैं मीन्स कह सकते हैं विरोध नहीं करते हैं और एक ही उस पर किस पे चलते हैं, एक ही लीक पे, एक ही ट्रैक पे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 में पूछा गया है पेशी संस्थान का व्यायाम पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, मीन्स हमारी जो मस्कुलर सिस्टम होता है उस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन धारिता बढ़ जाती है, या फिर वसा रहित भार बढ़ना होता है, या शरीर की वसा बढ़ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है, नहीं है पूछा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखना नहीं है। तो नहीं में क्या गलत हो जाता है हमारा, शरीर की वसा बढ़ना। अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में फैट तो बढ़ेगा नहीं, तो ऑलरेडी बर्न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 में पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मीन्स लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी जानते हो कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी जो बॉडी में है वो हमारा लीवर है, यकृत कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हो 1965, 1966 या फिर हमारा 1967 या फिर 1968। तो नेशनल फिटनेस जो क्रॉप है दोस्तों वो हमारा 1965 में है, प्रारंभ किया गया था नेशनल फिटनेस क्रॉप। ओके, 1965 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 में पूछा गया, 44 में किस संस्थान ने भारत के अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है। तो आप ऑप्शन देख के तुरंत समझ जाओगे, विदाउट ऑप्शन के भी समझ जाओगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे कोच होते हैं वो हमारे NSNIS पटियाला से निकलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ
पे बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली होता है? उत्तोलक में समझ लो लीवर जो होता है हमारा, तो खेल की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा जो लीवर होता है काम करता है सबसे ज़्यादा? सेकेंड टाइप का, फर्स्ट टाइप का, थर्ड टाइप का, किस टाइप का लीवर होता है जो हमारी खेल की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? तो दोस्तों खेल में जो होता है सबसे ज़्यादा जिस लीवर, जिस उत्तोलक का यूज होता है वो हमारा थर्ड टाइप का लीवर जो होता है उसका यूज होता है। ठीक है, इसका थर्ड टाइप का लीवर जो होता है उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को मेजर करता है? तो कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को जो मेजर करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सभी से देख के समझ गए होंगे, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर क्षमता जो कैपेसिटी होती है उसको मेजर करता है। ठीक है, क्या? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, याद रखना कि क्या मेजर करता है? कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रीन स्टिक आप सभी जानते हो जैसा कि एक फ्रैक्चर का प्रकार है जो कि हमारे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि एक उन हड्डी होती है, तो हड्डी क्या होती है? टूटती नहीं है, वो क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती, मानिए ये हमारी कोई पतली सी मुलायम सी एक स्टिक है, अगर इस जो हमारी मुलायम सी ताज़ी स्टिक होती है उसको अगर अपन मोड़ते हैं तो ऐसे जाके मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। तो वैसे ही बच्चों की हड्डियाँ क्या होती हैं? कम डेवलप होती हैं, तो वो क्या होती है? टूटने के बजाय बच्चों की हड्डियाँ क्या होती है? मुड़ जाती हैं। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मीन्स विभंजक मीन्स कैसा होता है? फ्रैक्चर से संबंधित है। किस में सबसे ज़्यादा होता है? ये हमारे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है बच्चों में होता है। क्यों होता है? उनकी जो हड्डियाँ होती हैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, इस कारण ये फ्रैक्चर जो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 है, द डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ। तो सभी समझ गए हो कि डेंड्राइट्स जो पार्ट होता है वो हमारे न्यूरॉन का होता है। ठीक है, न्यूरॉन डेंड्राइट्स न्यूरॉन से संबंधित होता है। ठीक है, न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, शब्द परकुशन संबंधित है। मिस जो वर्ड है हमारा परकुशन वो किससे संबंधित है? कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी, मसाज। तो आप सभी जानते हैं जो परकुशन है वो हमारा मालिश से संबंधित है, मसाज से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? तो मनोरंजन का प्रकार बताना है कौन सा नहीं है पूछा गया। ठीक है, अब सामुदायिक मनोरंजन, ठीक है, व्यावसायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, नियोजन मनोरंजन। तो देखो सामुदायिक कम्युनिटी रिक्रिएशन होता है, कमर्शियल भी होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल भी होता है, बट नियोजन मीन्स प्लानिंग रिक्रिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, 51 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? तो यही ऑप्शन डी हमारा हो जाता है, नियोजन मनोरंजन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में है, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? मीन्स फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो सबसे पहला जो मेथड होता है, सबसे पहला जो तरीका होता है प्लानिंग होता है, जिसको हम लोग पोस्ट कॉर भी याद रखना। पोस्ट कॉर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लानिंग, बस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग करना होता है। सबसे पहले हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं फिर आगे काम करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा प्लानिंग होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? मीन्स जो हमारी पाम होती है, जो हथेली होती है, उसको जमीन की तरफ घुमाना प्रोनेशन कहलाता है, और ऊपर मीन्स आकाश की तरफ हथेली को करना है तो वो हमारा सुपाइनेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा प्रोनेशन होता है। मीन्स अपनी जो हथेलियाँ हैं उसको ज़मीन की तरफ करना, ऐसे करके ज़मीन की तरफ करना, ये हमारा प्रोनेशन कहलाता है। और इस हथेली को सामने मीन्स निकालना, मीन्स हथेली को नीचे घुमाने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो हमारी प्रोनेशन, और हथेली को ऊपर मीन्स आकाश की तरफ, स्काई की तरफ हथेली को ऊपर करना, ये हमारी सुपाइनेशन कहलाती है। ओके, राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 55 में पूछा गया है, फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया कि जो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि है इसको किसने विकसित किया है? तो आपको ये याद होना चाहिए, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, जैसे फार्टलेग मेथड है, आपका सर्किट ट्रेनिंग है, ठीक है, और हमारी ऐसे जो भी ट्रेनिंग है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरवल ट्रेनिंग है कि इनके जो निर्माण करता हैं, जिन्होंने ये डेवलप किया है, उनके नाम के बारे में। तो फार्टलेग के बारे में हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग जो है गोस्टा हॉलमर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाता है, गोस्टा हॉलमर ने फार्टलेग मेथड का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं? दोस्तों हृदय की सबसे बाहरी परत को आपको पता है क्या कहते हैं? ऑप्शन देख सकते हो, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे जो होता है ये
क्वेश्चन हमारा है हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो हृदय की जो सबसे बाहरी परत को दोस्तों हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा कट कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो हृदय की जो आउटर लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, एपिकार्डियम होती है, EPICAR एपिकार्डियम। दूसरी जो आती है सेकंड नंबर पे वो हमारी आती है मायोकार्डियम, सेकंड नंबर पे मायो आती है मायोकार्डियम। थर्ड नंबर पे जो आती है हमारी वो क्या आती है, एंडोकार्डियम आती है। ठीक है, एंडोकार्डियम आती है। ठीक है, एंडोकार्डियम आती है। तो एपिकार्डियम आउटर लेयर होती है, बीच वाली मिडिल वाली मायो होती है, लास्ट वाली एंडो होती है। ठीक है, एंडो होती है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होता है इनमें से कोई नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एपिकार्डियम यहाँ पे राइट आंसर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 57 में पूछा गया है कि जैविक प्रक्रिया कौन सी है। तो जैविक मीन्स विच इज अ बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वो क्या है, वातावरण, वंशानुगत, पोषण या आत्मिक। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे दो कट कर दो, सी और डी इनको एलिमिनेट कर दो, बचते ये दो। तो इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे जो हमारा वंशानुगत हेरिडिटी होता है ये हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 60 में पूछा गया दोस्तों, 59 में पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। किसका घटक नहीं पूछा गया, व्यक्तित्व का घटक नहीं है पूछा गया, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक। तो व्यक्तित्व के घटक में देखो शारीरिक आता है, मानसिक आता है, सामाजिक आता है, बट धार्मिक नहीं आता है, ये व्यक्तित्व के घटक में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। तो वृद्धि के नमूने को कौन नियंत्रित करता है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ को जो हमारे क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो हमारा क्या होता है, जीन्स होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप आपने 60 में 60 क्वेश्चन किए होंगे और आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे चलते चलते जैसा कि मैं लास्ट में आपके लिए कुछ जो मोटिवेशनल थॉट्स रहते हैं उनको बोलती हूँ, तो वही बोलूँगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। तो आधी चीज़ें हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और डू पॉजिटिव।